अब बात करते हैं हम कि इन जो हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लाइक एसेट्स, इनको हमने रिकॉग्नाइज कैसे करना है, लायबिलिटीज़ एक्सपेंसेस को, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सिंपल इज़ डैट कि जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटी जो है, इनको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करना होता है। वो उन चीज़ों को जो एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की और इक्विटी के डेफिनेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। और वो तमाम चीज़ें जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, मतलब बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। और हम किसी भी एसेट, किसी भी लायबिलिटी को उस वक्त ही रिकॉग्नाइज करेंगे, या किसी इनकम या किसी एक्सपेंस को हम उस वक्त ही रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसकी रिकग्निशन की इंफॉर्मेशन यूज़फुल है। अब वो यूज़फुल कैसे होगी, मतलब अगर हमें एसेट या लायबिलिटी या जो उससे रिजल्टिंग इनकम एक्सपेंसेस चीज़ के बारे में पता है कि भाई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें उनके बारे में है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फेथफुली रिप्रेजेंट भी कर रही है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब मेरे पास एक मैंने खर्चा किया है और मुझे पता है यार इस खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ऊपर चलना है, मेरे पास लॉन्ग टर्म है, और ये खर्चा मैंने किया है गाड़ी के ऊपर, और इस गाड़ी को मैं इस्तेमाल भी करूँगा, मैं गाड़ी की ओनरशिप में भी हूँ, पोजेसन में भी हूँ, तमाम बेनिफिट्स भी मुझे मिलने हैं, ये सारी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, और ये इन्फॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट भी कर रही है कि वैल्यू ये है, सब कुछ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको एसेट मानता हुआ उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है इस चैप्टर में वो बहुत आसान है, बिकॉज ये तो आप आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है, आप पढ़ के आ चुके हुए हैं कि एसेट्स किन चीज़ों को कहते हैं, लाइबिलिटीज़ किन चीज़ों को कहते हैं, इनकम किन चीज़ों को कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स किन चीज़ों को कहते हैं, आपको इनका पता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। अगर हम इनका लिंक डेवलप करने की कोशिश करें, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, अगर मैं आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इनका लिंक के थोड़ा बताऊं, हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पकड़ते हैं, उसमें से हम अपनी एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है, मतलब ओपनिंग इक्विटी आ जाती है। फिर उसमें इस ओपनिंग इक्विटी में जो मैंने प्रॉफिट कमाया होता है वो प्रॉफिट ऐड करते हैं, और जो कंट्रीब्यूशंस वगैरह ऑनर से आई होती हैं वो अगर हम ऐड या लेस कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी। इट मीन्स कि मेरे पास अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हो, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो मेरे पास चेंजेस इन इक्विटी है, अगर उससे जो नेट इक्विटी मेरी आई है वो मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाती है। तो सिंपल इज़ डैट, बैलेंस शीट ओपनिंग है, मेरे पास इस साल के प्रॉफिट्स वगैरह आ गए हैं, वो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट आ गई है। तो ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड चल रही होती हैं, ये चीज़ हमने देखना है, इसको हमने लेके चलना है। अभी जो हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया देखा है ना, अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। आपको एग्जांपल्स पढ़ के अंदाज़ा हो रहेगा कि यार कितना आसान है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी 5 मिलियन वैल्यू है और वो ऑन एंड कंट्रोल बाय कंपनी है। एक ट्रक है, उसकी 100 मिलियन वैल्यू है बट अनदर कंपनी कंट्रोल कर रही है। स्किल वर्क फोर्स है, उनको हम एनुअल कंपनसेशन 12.5 मिलियन की पे कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट है कि हमने बताना है इनमें से कौन एसेट के तौर के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब ये इसमें मुश्किल क्या, कोई चीज़ नहीं होगी आपके लिए। ये देखें, ये जो है आपको पता है कि भाई इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मेरा कंट्रोल है, ये कंट्रोल कर रहा हूँ, प्रेजेंट इसके रिसोर्सेज जो हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मुझे फ्लो हो रहे हैं, तो आप इसे अपना एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ भाई मेरी मिल्कियत में। फिर आपके पास आ रहेगा दूसरा पॉइंट, एक ट्रक है जो एक दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है बट आप उसको पे कर रहे हैं, तो ये आपका एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा बट ये आपके एक्सपेंडिचर पर रिकॉर्ड हो रहा होगा। फिर आपके पास वर्क फोर्स है और आप उसको इतना मिलियन पे कर रहे हैं, वर्क फोर्स जो है ये भी आपका एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज इसके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है। आप लेबर को पिलाते रहे खिलाते रहे, आप कह रही एंड पे वो स्नेक निकला। इस तरह से आप अपने रिश्तेदारों को खिलाते पिलाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, या दोस्तों को खिलाते पिलाते हैं बाद में मुकर जाते हैं, आप उनको स्नेक का टैग लगा देते हैं। सिमिलरली लेबर भी ऐसी होती है। आप एक लेबर को लेके आते हैं, आप एक वर्कर को, एक बच्चे को, एक बच्चा जिसने अभी भी रिसेंट ग्रेजुएशन की है, सेमेस्टर्स कर रहा होता है, आप उसको ऑफिस में लेके आते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसके ऊपर टाइम लगाते हैं, कॉस्ट लगाते हैं, उसको डेवलप करते हैं।
वो डेवलपर तो साथ कुछ चलता है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने काम नहीं करना, तो वो कंट्रोलेबल रिसोर्स ही नहीं है आपका। तो इसलिए आप जो उसको पे कर रहे होते हैं, आप उस, हालांकि डेवलप आपने किया उस लड़के को, सिखाया सब कुछ आपने उस लड़के को कि भाई ये ऐसे का काम होता है, सारी स्किल्स आपने दिलाई, आपका एक्सपेंस भी हुआ, बट वो कंट्रोलेबल नहीं है, तो आप कभी भी उसको भी अपना एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सिंपल इज डैट कि अब इन तीनों इवेंट्स में जो एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करा था, हमने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कहता जी एबीसी रिसीव 1,60,000 इन कैश ऑन दिसंबर 2004। उसने दिसंबर 2004 को 1,60,000 रुपया कैश में रिसीव किया फ्रॉम आरएम इन रिटर्न फॉर हैविंग प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडवाइस ड्यूरिंग द ईयर 2000। उसने कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी थी, उसके बदले में उसको ये दिया गया। एक्सप्लेन, अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सप्लेन विद द रेलेवेंस ऑफ रेलेवेंट डेफिनेशन which element should possibly recognize in the 2004 ईयर। एक तो हमने बताना है रेलेवेंट डेफिनेशन के साथ कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है वो हमने रिकॉग्नाइज करना है, और दूसरा हमने आइडेंटिफाई करना है वेदर और हाउ योर आंसर वुड हैव चेंज इफ द कैश रिसीव हैड बीन रिसीव फॉर फाइनेंशियल एडवाइस टू बी प्रोवाइडेड इन 2005 फाइनेंशियल ईयर। अगर वो कैश जो है वो 2005 में मिला होता तो हमारा जवाब क्या होना था। अब पहली बात जो है, अब देखिए पहली बात में जो हमें कैश रिसीव हुआ है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसमें जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो हमारा एसेट की डेफिनेशन को तो जस्टिफाई कर रहा है। रिसोर्स है, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, अयाशी कर सकते हैं, हमारे पास है, तो ये हमारा एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो हो चुकी हुई हैं, अब हमारी कोई उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, हमने काम कर दिया। अगर लाइबिलिटी होती करनी होती तो मैं उसको लाइबिलिटी कर देता, तो लाइबिलिटी तो नहीं है। अभी पैसा आ गया है तो ये कैश होगा, वहां से मेरे एसेट बढ़ गए, और ये चूंकि मैंने काम कर दिया तो ये मुझे पैसा मिला है, तो इसको मैं अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर दूंगा और ये मेरी इक्विटी में क्या हो रही होगी, शो हो रही होगी। नंबर वन स्टार्ट, बड़े सिंपल था। दूसरा, अगर पार्ट बी में देखें कि जो कैश जो है वो तो हमारी एसेट्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है। अगर ये हमें कैश रिसीव हो जाए 2004 में और हमने सर्विसेज प्रोवाइड ना की हो, इसका मतलब कैश तो है, एसेट्स तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन अभी हमारी लाइबिलिटी है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज पर रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर वो से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अगर हमने फिर अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली तो यार रहेगा फिर इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अगर ये सिनेरियो में हमने कैश ले लिया और हमने सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की, सर्विसेज हम 2005 में जाके प्रोवाइड करेंगे, तो हम फिर कैश तो रिकॉर्ड करके एसेट बढ़ा लिया, लेकिन हम इसको अपनी इनकम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, बल्कि हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही होगी। और अगर हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन हमें कैश नहीं मिला होता, सर्विसेज दे दी, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इनकम तो हम रिकॉर्ड कर लेते। अब चूंकि कैश नहीं मिला, कैश रिसीवेबल है, रिसीवेबल भी हमारे एसेट्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो हम रिसीवेबल्स को अपना एसेट के तौर पर क्या कर रहे होते, शो कर रहे होते। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करनी थी, आसान है ये भी। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द अबव वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एड एक्सपेंस और एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया गिवन इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बताएं नहीं कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है। रीड द फॉलोइंग सिनेरियोज है जी। एन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड रुपीज 1,20,000, हमने लैंडलॉर्ड को 1,20,000 रुपया पे किया ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012 को। ईयर एंड ऑफ द एंटिटी इज 30 जून, जो एंटिटी का ईयर एंड है वो 30 जून। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई साहब एंटिटी का ईयर एंड जो है वो 30 जून के ऊपर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने 1 जनवरी को पूरे साल का रेंट पे कर दिया 12 महीने का। अब क्या होगा, हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, हमने 1,20,000 रिकॉर्ड किया, 1,20,000 से तो भाई कैश आया होगा, तो कैश तो एसेट में चला गया। अब इस 1,20,000 में से 60,000 जो है ये हमारा रिलेट कर रहा है इस साल से, इन 6 महीने से जो ईयर में है, तो इन 6 महीने का हम इसको एक्सपेंस मान लेंगे
और अगला 60,000 जो है वो हमने एडवांस में दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रीपेड रेंट ट्रीट हो जाएगा, एडवांस रेंट ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि उसको भी फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलना है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश गया, तो 1,20,000 से हमने एसेट कम कर दिया, और यहाँ पे 60,000 से हमने अपना एक्सपेंस शो कर दिया, और 60,000 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, एडवांस रेंट शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमने ये इसका बेनिफिट लेना है। ईयर एंड हमारा 30 जून तक 6 मांगा था। उसके बाद है एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ 3 लाख। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे 3 लाख खर्चा किया, 3 लाख से हमारा कैश कम हुआ, एसेट कम हुए, और कोई हमने एसेट तो लिया नहीं है, तो एसेट तो हमारे कम हो गए, और ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो इससे हमारे एक्सपेंसेस वगैरह क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। उसके बाद देयर हैज़ बीन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन एंटिटी एंड इट्स कस्टमर एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स द आउटफ्लो ऑफ ₹2 लाख इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट। कंपनी ने कहा कि भाई हो जाना है, खर्चा हुआ नहीं है, हो जाना है, तो हो जाना है, आपको पे करना पड़ेगा। तो आप इसे क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे, यार ये मुझे पे करना पड़ सकता है, तो आपने इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, इसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी ऊपर हो गई होगी, और आपकी जब लाइबिलिटी ऊपर होगी तो जब आप इसको पे करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो कम हो जाएंगे जब हम पे करेंगे। उसके बाद है एंटिटी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड द सेम सोल्ड वॉज 25,000। अब उसने गुड्स परचेज की 20,000 रुपये की और 25,000 रुपये की बेच दी। अब एक गुड्स परचेज की 20,000 रुपये, कैश कम हुआ, एसेट्स कम हुए, लेकिन बदले में स्टॉक आया, इन्वेंट्री भी एसेट है तो वो बढ़ गई। अब आपने वो गुड्स जो है थे फिर आगे बेच दी 25,000 रुपये की। अब 25,000 की बेची तो 25,000 से कैश आया, कैश आपको इंक्रीज हुआ, लेकिन 20,000 से आपका स्टॉक चला गया तो आपका ये वाला एसेट डिक्रीज हुआ होगा। लेकिन ये 5,000 रुपये का आपको मुनाफा हुआ है, ये आपकी इनकम हुई है, इससे क्या होगा, आपकी इक्विटी बढ़ रही होगी, या आपके प्रॉफिट का पार्ट बन रहा होगा। तो ये इन्वेंट्री जो हमने परचेज की है और जिसको हमने सोल्ड किया है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि इन्वेंट्री परचेज करना, वो एसेट मूवमेंट, उसको सेल करना, और उससे जो रेलेवेंट इनफ्लो आते हैं वो हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल जो इससे रिलेट कर रही है, हम उसको भी देख लेते हैं। कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया गिवन इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एडवांस रिसीव हुआ है कस्टमर से 50,000 रुपये का अगेंस्ट द गुड्स टू बी डिलीवर्ड आफ्टर 6 मंथ। अब 50,000 का 50,000 रुपये का एडवांस रिसीव हुआ है, गुड्स आपने 6 महीने बाद बेचनी है, तो देखो कैश मिल गया ना, एडवांस मिल गया तो कैश इंक्रीज हो गया, आपका ये एसेट बन गया। अब आपका ऑब्लिगेशन भी तो आ गया, अब चूंकि ये आपका ऑब्लिगेशन आ गया है तो ये आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी, आप इसको लाइबिलिटी के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपने एबीसी को ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर 30,000 रुपये की। अब सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और 30,000 आपको भी मिला नहीं मिलना है, तो राइट टू रिसीव है, फ्यूचर में मिल जाएगा, तो ये आपके एसेट्स हैं, आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे। और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो आपने इसको अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, मतलब आपने उनको प्रीवियस ईयर में बैड डेट कर दिया था, 30,000 के थे वो रिसीव हो गए, 30,000 से आपको मिला, तो 30,000 से आपका कैश जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, आपके एसेट्स रिकॉर्ड हुए हैं, और आपके जो बैड डेट्स थे, जो आपने राइट ऑफ किए हुए थे, जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, वो एक्सपेंस आपका ख़त्म हो गया, आपका एक्सपेंस यहाँ पे कम हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो ये आपके प्रॉफिट का पार्ट बन रहा होगा। तो यहाँ पे कैश इंक्रीज, आपका एसेट इंक्रीज, वहाँ से आपकी इनकम आई है तो ये आपकी अदर इनकम में मूव हो रहा होगा। तो इस तरह से हमने रिकॉर्ड करने के भाई ये एडजस्टमेंट है, ये एसेट है, एक्सपेंस है, किस में फॉल करनी है, ये सारी चीज़ें हमने 4-5 एग्जाम्पल से डिस्कस कर ली। ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी कि इसमें क्या इन्वॉल्व और क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं है।